जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं बेटा आप अच्छे हों। और पिछले वीडियो में बेटा देखो हम लोग ये पढ़े थे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज़्म क्या होता है, मैकेनिज़्म कैसे होगा उसका, और किस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस वीडियो को हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है ना बेटा। देखो बेटा, हम लोग उसके स्टेप्स कौन कौन से हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के, इसको देख लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है कि स्पर्म किसके पास पहुँच रहे हैं, सेकेंडरी उस साइड के पास पहुँच गए थे, है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड सेकेंडरी उस साइड, सेकेंडरी उस साइड के पास स्पर्म पहुँचे हैं। हम लोग ये वाला बात देखो सीखे थे, यहाँ पे सेकेंडरी उस साइड है और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, स्पर्म पहुँच रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद सेकेंडरी साइड के पास पहुँचने के बाद क्या होंगे, अगर सेकेंडरी साइड का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले कौन होगा, इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फिर कौन होगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन होगा। फिर क्या होगी यहाँ पे ज़ोना पेलुसिडा होगा। ज़ोना पेलुसिडा के बाद फिर कौन होगा, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा होगा। कोरोना रेडिएटा होगा। कोरोना रेडिएटा इसकी सबसे आउटर वाली लेयर है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे स्पर्म पहुँच चुका है, ये लो स्पर्म यहाँ पे आ गया है। अब क्या हो रहा है, अब सबसे पहले यहाँ पे कोरोना रेडिएटा की जो वॉल है सेकेंडरी साइड की, ये डाइजेस्ट कर रही है। इसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक। एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, और वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर रहा है, कोरोना रेडिएटा को। अच्छा, अब होता ये है कि जो ज़ोना पेलुसिडा है ना, अगर हम लोग इसको बनाए अच्छे से थोड़ा, तो ये जो इस तरीके से मान लेते हैं, ये है ज़ोना पेलुसिडा। चलो ये देख लेते हैं, ये है एग का साइटोप्लाज्म, एग साइटोप्लाज्म। ये मान लीजिए हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गई पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। और पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर होगा ज़ोना पेलुसिडा। ये मान लो हम लोग बना लिए किसको, ज़ोना पेलुसिडा। ये है नॉन सेलुलर होती है ये, ज़ोना पेलुसिडा बना लिए। अब इस ज़ोना पेलुसिडा पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होंगे बेटा, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होंगे, क्या, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और इन रिसेप्टर को कहा जाता है ZP3 रिसेप्टर। कोरोना रेडिएटा पे, सेकेंडरी साइड के कोरोना रेडिएटा पे कुछ प्रोटीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। उन रिसेप्टर्स का क्या नाम है, ZP3 रिसेप्टर। अब जब स्पर्म आता है ना, तो स्पर्म सबसे पहले इसी ZP3 रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। अब देखो क्या हुआ है कि पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। तो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के बाद फिर क्या होगा, अडेरेंस ऑफ स्पर्म टू द ZP3 रिसेप्टर ऑन ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा पे जो ZP3 रिसेप्टर है उसके पास ये सब अडेयर होंगे। अडेयर होने के बाद स्पर्म बाइंड टू अ स्पर्म रिसेप्टर ऑन अ स्पर्म रिसेप्टर कौन है, यही ZP3 है, ऑन द ज़ोना, एंड दिस लीड टू द इनिशिएशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। देखो, अब जैसे ही यहाँ से स्पर्म बाइंड करेगा, जैसे ही स्पर्म यहाँ से बाइंड करेगा, यहाँ से स्पर्म बाइंड करने के बाद तुरंत एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये हम लोग बनाए हैं, स्पर्म का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस बनाया है। जैसे ही स्पर्म ZP3 रिसेप्टर से बाइंड किया, वैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब जब एक्रोसोमल रिएक्शन होगा तो क्या निकलेंगे, एंजाइम रिलीज होगा। और मेनली कौन सा एंजाइम, एक्रोसीन। इस एक्रोसीन को हम लोग ज़ोना लाइसिन भी कहते हैं, ज़ोना लाइसिन कहते हैं। अब जब यहाँ से ये क्या हो गया है कि अब देखो इधर इस तरीके से बाइंड करने के बाद इसके जो एंजाइम्स हैं वो सब देखो, यहाँ पे एंजाइम्स बाहर निकल गए, ठीक। एंजाइम जब बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, एक्रोसीन यहाँ पे मेनली निकला है। अब एक्रोसीन ये करेगा कि इस ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा,
देखो जोना पेलुसिडा को क्या किया है, ये अब पेनिट्रेट किया है। अब जब ये जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट किया तो एंट्री हो गई स्पर्म की किसके अंदर, सेकेंडरी साइट के अंदर। ये बात आप देखो, एक्रोसिन फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू जोना। एक्रोसिन, ध्यान से समझना बात को बेटा, जोना पेलुसिडा को क्या किया, पेनिट्रेट किया या उसको पेनिट्रेशन के लिए स्पर्म के लिए अलाउ किया। अब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जो इसका मेम्ब्रेन है विटलाइन मेम्ब्रेन हो गया, तो इससे ये क्या करेगा, अब फ्यूज करेगा। कौन फ्यूज करेगा, स्पर्म सेल फ्यूज करेगी। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सिनगेमी नाम दे रहे हैं। सिनगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, दैट इज कॉल्ड सिनगेमी। अब क्या करेगी, अब सेकेंडरी oocyte स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करेगी। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी एक सेल को दूसरी सेल इंगल्फ करती है। इंगल्फ करने का उसका कई तरीका हो सकता है, कुछ केमिकल का सेक्रेशन वगैरह करके, है ना। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है वो। फैगोसाइटोसिस करने के बाद क्या होगा, स्पर्म तो कंप्लीट खत्म हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बाय सेकेंडरी oocyte। अब जब स्पर्म का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, अब जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। किसका मियोसिस, आप याद करो ऊजेनेसिस में हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी oocyte जो था सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ था और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। अब फर्स्ट पोलर बॉडी जो था वो तो डिजेनरेट कर जा रहा था, लेकिन अब जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte ओवम में तब कन्वर्ट हो रहा था जब हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी। तो अब स्पर्म की एंट्री यहाँ पे हुई है। अब स्पर्म की एंट्री होने के बाद क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो जब ओवम का फॉर्मेशन हुआ और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा साथ साथ में। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जोना पेलुसिडा में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आएंगे वो, कि अब वहाँ पे होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में ये होता है कि देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन जोना पेलुसिडा थ्रू कॉर्टिकल रिएक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इन पेरीविटेलाइन स्पेस विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। होता ये है कि इधर साइड क्या होगा कि कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये जहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ है, इस पेनिट्रेशन के पास अगर इसको हम लोग हटाएं तो इस पेनिट्रेशन के पास ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है पेरीविटेलाइन स्पेस में, पेरीविटेलाइन स्पेस क्या है, ये जो आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा है, इसके बीच में जो स्पेस है इसी स्पेस को कहा जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। अब जोना पेलुसिडा तो यहाँ पे इस तरीके से है डाइजेस्ट हुई, तो अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ से इस तरीके से आके पूरा जो रास्ता कटा हुआ है, जो दरवाज़ा खुला हुआ है, उसको क्या करेंगे, फिर से क्लोज कर देंगे। और इसको हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। ये प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी को। पॉलीस्पर्मी का मतलब ये कि और कोई स्पर्म इस रास्ते से सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर न कर जाए, ठीक है। अब जब ये इंटर कर जाएगा, इन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट स्पर्म इंटर इनसाइड द ओवम। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने का प्रोसेस हो रहा है, तो उस समय क्या होगा कि पूरा का पूरा स्पर्म इंटर कर जा रहा है किसमें, ओवम के अंदर, ठीक है। ओवम के अंदर एंट्री करने के बाद पूरा, और किस प्रोसेस से आप लिख सकते हो, बाई फैगोसाइटोसिस। बाई फैगोसाइटोसिस पूरा का पूरा स्पर्म चला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इट इज़ फॉलोड बाई प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस, दैट इज कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब तनी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दो। यहाँ साइटोप्लाज्म में कौन पहुँच गया, स्पर्म का न्यूक्लियस। अच्छा एक मिनट इसको आप लिख लो, थोड़ा स्पेस बना लें, या उसको आप उधर लिख लेना, इधर का स्पेस बना ले लेंगे। तो देखो मान लो ये है, अब मान लेते हैं ओवम बन चुकी है ये, ठीक है। अब ये क्या हो गई है, ओवम बन गई है, ठीक है। ओवम का अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा। एनिमल सेल है, सेंट्रियोल होगा, बिल्कुल सेंट्रियोल होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या कौन पहुँचा है, स्पर्म वाला न्यूक्लियस पहुँचा है, प्रो न्यूक्लियस पहुँचा। न्यूक्लियस इसके अंदर पहुँचा, तो अब ये प्रो न्यूक्लियस हो गया। प्रो न्यूक्लियस
प्रोन्यूक्लियस हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं? क्यों प्रोन्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस एब्जॉर्ब वाटर, कहाँ से? फ्रॉम एग साइटोप्लाज्म। एग साइटोप्लाज्म, जो एग सेल है, इस एग सेल के साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या हो जाएगी वो? और हो जाएगी इनलार्ज हो जाएगी। अब इसी को कहा जाएगा प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, अब ये प्रोन्यूक्लियस क्या करेगा? प्रोन्यूक्लियस यहाँ पे हुआ, अब इनका देखो साइटोप्लाज्म में फ्यूज हुआ। अभी हम लोग देखे थे जब सेल में यहाँ मेम्ब्रेन ये बाइंड किया था तब उसको हम लोग कहते थे सिनगेमी। अब यहाँ पे इसका ये अपना यहाँ पे सब कुछ छोड़ दिए स्पर्म सेल। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो भी यहाँ पे पहुँचा है, न्यूक्लियस है वो भी पहुँचा है, जो इसका साइटोप्लाज्म वो भी पहुँचा है। जो साइटोप्लाज्म फ्यूज किया है तब इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? तब इसको नाम दिए हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगेमी। अब ध्यान दो, ये इसका एक तरीके से देखो तो इक्वेटर है ना, ये कुछ तरीके से इधर मूव करेगा, ये इस वाले पाथ पे आएगा। अब क्या हुआ? ये यहाँ पे पहुँचा है, ये एग सेल का न्यूक्लियस है और ये प्रोन्यूक्लियस है, और ये किसका प्रोन्यूक्लियस है? ये है स्पर्म सेल का। अब ये दोनों इसी पाथ पे क्या होंगे? अपोजिट साइड पे जाएंगे। जब अपोजिट साइड पे जाएंगे तो अब इस तरीके से इनका क्या होगा? अपना फ्यूज़न होगा। किसका फ्यूज़न होगा? प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल एंड एग सेल या ओवम। तो अब फ्यूज़न होने के बाद अब इसके बाद इनका आपस में क्या होगा? जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम सब मिक्स करेंगे और क्रोमोजोम मिक्स करने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? एम्फीमिक्सिस नाम देंगे। और इसको क्या नाम दे रहे हैं? फ्यूज़न ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, इसको नाम दे रहे हैं कैरियोगैमी। ठीक है, और यहाँ पे जो सब फ्यूज़न हो रहा है ये साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे समझने के लिए प्लाज्मोगैमी। अब ध्यान देना, जिस रास्ते पे या जिस रास्ते से दोनों गैमेट चलेंगे एक पाथ होगा इनका, इस पाथ को कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन पाथ। ये जो पाथ है इनका, ये वाला भी इधर वाला भी, इसको कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन पाथ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पाथ कहा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है क्या? बोलो, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। आज बात समझ में ना? बोलो, तो फिर से एक बात पूरा देखो क्या हुआ है। स्पर्म अराइव किए हैं कहाँ पे? यूट्रस के अंदर या यूट्रस के एकदम सर्विक्स वाले रीजन में। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ रहे हैं, इधर से जो है एग सेल या सेकेंडरी साइट पहुँच रही है। अब पहुँचने के बाद जो कैपेसिटेशन हो रहा है स्पर्म के अंदर, कैपेसिटेशन लगभग 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है। ठीक है, कैपेसिटेशन होने के बाद क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। तो ये बात पूरा हम लोग देखें। एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद ज़ोना पेलुसिडा डाइजेस्ट होगी। स्पर्म पहले बाइंड करेगा ZP3 रिसेप्टर से, रिसेप्टर करने के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद ज़ोना पेलुसिडा ब्रेक करेगी, डाइजेस्ट करेगी, वहाँ से स्पर्म जो है ये अंदर इंटर कर जाएगा। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आएंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आने के बाद फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेंगी। और प्रिवेंट करने के बाद पूरा का पूरा स्पर्म फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंटर कर जाएगा किसमें? सेकेंडरी साइट में। और उसी समय क्या होगा वहाँ पे जब फैगोसाइटोसिस हो रहा होगा, एट द टाइम ऑफ फैगोसाइटोसिस क्या होगा कि मियोसिस सेकंड कंप्लीशन होगा। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होगा। अब इस तरीके से जब यहाँ पे सब पहुँच जाएगा उसका मटेरियल, तब उसको कहा जाएगा प्लाज्मोगैमी। फिर उसके बाद दोनों के प्रोन्यूक्लियस अपोजिट पोल पे अपोजिट पोल से जो है किधर साइड पहुँचेंगे? एक इक्वेटर की साइड पहुँचेंगे और वहाँ पे जिस रास्ते से वो पहुँचेंगे उसको फर्टिलाइजेशन पाथ कहा जाएगा। फिर उसके बाद इनके जो प्रोन्यूक्लियस हैं ये प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे जिनको कहा जाएगा कैरियोगैमी। और फिर इनके जो क्रोमोजोम है उनकी आपस में इंटरमिंगलिंग होगी जिसको हम लोग कहेंगे एम्फीमिक्सिस। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? ये बात आप जो है नोट्स इसका बना लेना, पढ़ लेना। कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। कोई अगर डाउट होगा
तो आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।